आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 16। हमने अब तक देखा कि जय मिंग सिटी वापस आ चुका था, जहां पर उसका मुकाबला रॉय फैमिली के सबसे छोटे बेटे चिराग रॉय से हो गया, जिसमें जय ने बड़ी आसानी से चिराग को हरा दिया। अपनी हार से चिढ़कर जैसे ही चिराग ने अपने आदमियों को जय पर हमला करने का हुक्म दिया, वैसे ही वहां दादाजी आ पहुंचे, जिसकी वजह से चिराग को रुकना पड़ा। जय के दादाजी आगे कुछ करते इससे पहले रॉय फैमिली का एक आदमी आकर मामले को शांत कर देता है। इसके बाद जय के दादाजी भी उनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि इस सब जय का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि नुकसान तो चिराग का हुआ। बेचारे का हाथ टूट गया और उसने जो तकनीक इस्तेमाल की थी उसकी वजह से वह 4 महीने तक तो बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। इसके बाद जय अपने दादाजी को अपने साथ आए तीनों लोगों से मिलवाता है। जय के दादाजी भी जय के साथ उन 2 सुंदर लड़कियों को देखकर जय की टांग खींचने लगते हैं, लेकिन जय दादाजी से कहता है, अब आप मेरी टांग खींचना बंद करेंगे दादाजी। इस पर जय के दादाजी कहते हैं, अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो मानो मैंने तुम्हारी कोई पोल खोल दी हो, और 2 महीने तक कहाँ थे? इस बुढ़ापे में मुझे दिल के दौरे से मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? ये सुनकर जय दादाजी से गुस्सा होते हुए कहता है, दादाजी अगर आपने फिर से अपने मरने की बात कही तो मैं वापस चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। इस पर दादाजी कहते हैं, ठीक है बाबा, नहीं कहूँगा। अब ये तो बताओ तुम इतने दिन से कहाँ थे? दादाजी की इस बात पर जय कहता है, जब मैं ट्रेनिंग के लिए कुछ हर्बस लेने के लिए जंगल गया था तो एक व्यक्ति ने मुझ पर हमला कर दिया। उससे बचते बचते मैं जंगल की ओर भागा, तभी एक खाई में गिर गया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एक एक्सपर्ट को मिल गया, जिन्होंने मेरी जान बचा ली और मुझे कुछ दिन तक ट्रेनिंग भी दी, जिसकी वजह से मैं अब कल्टीवेशन कर सकता हूँ। ये सब बातें जय दादाजी को दूर ले जाकर बता रहा था, जिसकी वजह से राधिका और उन दोनों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जय की बातें सुनकर दादाजी जय से कहते हैं, अभी वे एक्सपर्ट कहाँ हैं? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हें नहीं पता कि उनका हम पर कितना बड़ा एहसान है। इसके बाद दादाजी जय को गर्व भरी नज़रों से देखने लगते हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू भी गिरते दिख रहे होते हैं। इस पर जय अपने दादाजी की आंखों से उन आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, दादाजी अब आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं अब बहुत ही ताकतवर बनूंगा और आपको कभी भी झुकने नहीं दूंगा। रही बात उन एक्सपर्ट की, तो वे तो कहीं चले गए। इस पर दादाजी कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर भविष्य में कभी तुम उनसे मिलो तो मेरी तरफ से उनका धन्यवाद करना। इसके बाद दोनों कुछ और देर तक इधर उधर की बातें करते हैं और फिर वापस उन तीनों के पास आ जाते हैं। और फिर जय उनसे कहता है, तुम में से जो कोई मेरे साथ चलना चाहता है वह चल सकता है, अगर तुम थक गए हो तो दादाजी के साथ घर चले जाओ। इस पर वे तीनों ही जय के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे तीनों ही पहली बार इस सिटी में आए थे और वे इस सिटी में घूमना चाहते थे। जय भी उन तीनों से मना नहीं करता और कहता है, तो फिर चलो। इसके बाद वे मिंग सिटी के गलियों से होते हुए चलने लगते हैं। रास्ते में काफ़ी सारे लोग जय से मिलते हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोगों की जय मदद कर चुका था, इसलिए वे जय की दिल से इज्जत करते थे। दूसरी तरफ वह 20 बच्चा, जिसका जय ने अभी अभी नाम रघु दिया था, आसपास की दुकानों को देखने लगता है, क्योंकि वह एक 20 था, इसलिए उसने कभी भी कोई बाजार नहीं देखा था। वह आसपास रखी नई नई चीज़ों को देखकर खुश हो रहा होता है। जबकि राधिका और लिली आसपास की भीड़ को देख रहे होते हैं, तभी राधिका की नज़र रघु पर जाती है और वह देखती है कि वह एक व्यक्ति को देख रहा होता है जो कैंडी बेच रहा था। वह ये भी देखती है कि उन कैंडीज को देखकर उसके मुंह से लार भी निकल रही होती है। वह उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या तुम भी ये चीज़ खाना चाहते हो? इस पर रघु तुरंत उससे कहता है, हाँ, मगर ये है क्या? ये सुनकर राधिका मुस्कुराती है और कहती है, ये कैंडी है और खाने में मीठी होती है। जय भी उन दोनों को देख रहा होता है। वह राधिका के व्यवहार से बहुत प्रभावित था, क्योंकि एक प्रिंसेस होने के बाद भी उसमें अधिक घमंड नहीं था। वह काफ़ी देर तक उसे देखता है। इसके बाद वह अपना ध्यान दूसरी ओर कर लेता है और बाजार के कुछ अन्य दुकानदारों से मिलता है जो उसकी जान पहचान के थे। दूसरी तरफ राधिका 4 कैंडी खरीदती है और वह उस दुकानदार को पैसे देने लगती है। तभी वह दुकानदार कहता है, आप यंग मास्टर के साथ हैं ना? इस पर राधिका कहती है, हाँ। तभी वह दुकानदार कहता है, तो फिर मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। ये बात सुनकर राधिका समझती है कि जय ने उन सबको डरा कर रखा है और वह जय को घूरने लगती है, जो अभी कुछ दुकानदारों से बात कर रहा होता है। और इसके बाद उस दुकानदार से कहती है, तुम्हें यंग मास्टर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम ये पैसे रखो। इस पर वह आदमी कहता है, मैं डर रहा हूँ, और वो भी यंग मास्टर से। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं पैसे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आज मेरी दुकान यंग मास्टर की वजह से ही है। मैं तो एक मजदूर था जो दिहाड़ी पर काम करता था, लेकिन रॉय फैमिली के यंग मास्टर ने एक बार मुझसे काम करवा कर मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया और मेरी फैमिली को भी परेशान करने लगे। तब यंग मास्टर जय ने मेरी फैमिली को बचाया था और वे मुझे उनके इलाके से लेकर यहाँ आ गए। मेरे साथ ही उन्होंने कई और लोगों को भी उस चिराग के चंगुल से बचाया था और हमारे लिए ये दुकान की व्यवस्था की थी, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ। ये सुनकर राधिका को अपनी पिछली गलती का एहसास होता है और वह अपने आप से कहता है, किसी के बारे में कोई भी सोच जल्दी नहीं बनानी चाहिए। और वह जय को देखने लगती है, लेकिन ये क्या जय वहाँ पर नहीं था जहाँ पर वह पहले था। वह ये देखकर आसपास देखती है, तभी उसे अपने पास से ही आवाज़ आती है, क्या चाचा जी, काम कैसा चल रहा है? इस पर वह दुकानदार कहता है, सब ठीक चल रहा है यंग मास्टर, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप सही सलामत है।
ये सुनकर जय कहता है, मुझे क्या हो सकता था जब तक आप लोगों की दुआ मेरे साथ है। तभी वह राधिका के हाथ में कैंडी देखता है। वह राधिका से कहता है, क्या तुम्हें कैंडी पसंद है? और चाचा जी की तरफ कुछ सिक्के बढ़ाकर कहता है, ये लो चाचा जी, इनके पैसे ये मेरे साथ हैं और आज मैं इन्हें मिंग सिटी घुमाने लाया हूँ। वह दुकानदार पहले तो पैसे लेने से मना कर रहा था, लेकिन जय के जोर देने पर उसने पैसे ले लिए। इसके बाद जय राधिका की तरफ देखता है जो काफ़ी देर से उसे ही घूर रही थी। तभी जय राधिका से कहता है, क्या हुआ प्रिंसेस साहिबा, क्या आपको ये खानी नहीं अपनी नहीं तो कम से कम अपने पीछे खड़े बेचारे इस बच्चे की तो सोचो जो तब से तुम्हारे हाथ में कैंडी देखकर अपनी लार बहाई जा रहा है। इस पर राधिका का ध्यान टूटता है और वह उन कैंडीज में से एक रघु को, एक लिली को और एक जय को दे देती है। इसके बाद वे चारों कैंडीज खाते खाते बाजार घूमने लगते हैं। फिर जय बाजार से होते हुए उन्हें एक अनाथ आश्रम ले जाता है और उसके सामने जाकर उसे देखने लगता है और तुरंत उसे कुछ याद आता है और वह अपना सर पीटने लगता है। इसके बाद वह तुरंत भागकर जाता है और बाजार से कैंडीज का एक पूरा पैकेट उठाकर ले आता है। इसके बाद वह उस आश्रम में घुसने लगता है। तभी एक कड़क और प्यारी सी आवाज़ आती है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, हम सभी तुमसे बहुत नाराज है और तुमसे कभी भी बात नहीं भी नहीं करने वाले। इस पर जय कहता है, रुचि माफ़ करना, तुम्हारे भाई को कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाया। इस पर रुचि कहती है, क्या तुम बताकर नहीं जा सकते थे? अब हम में कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। इस पर जय कहता है, अरे अब माफ़ भी कर दो, देखो मैं तुम सबके लिए कैंडीज़ लेकर आया हूँ और आज की कैंडीज़ तो बहुत स्वादिष्ट बनी हैं। इस पर वे सभी बच्चे छुपकर उन कैंडीज़ को देखने लगते हैं जो जय लेकर आया था, लेकिन जय से बात नहीं करते। लेकिन जय उन्हें फिर से कहता है, सोच लो आज मैं हर किसी को 2-2 कैंडीज़ दूंगा, अगर अब भी तुम नाराज़ रहे तो मैं अपने नए दोस्तों के साथ ये सारे कैंडीज़ खा जाऊंगा। इस पर वे सभी अचानक कहते हैं, नहीं नहीं, हम नाराज नहीं हैं। इसके बाद जय उन सभी को कैंडीज देने लगता है, लेकिन वह रुचि को देखता है कि वह अभी भी नाराज, तो वह रुचि के पास जाकर कहता है, क्या हुआ, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? इस पर रुचि अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, हाँ हूँ मैं नाराज। इस पर जय कहता है, अब नाराजगी छोड़ भी दो, मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाने ले चलूँगा। नए कपड़ों की बात सुनते ही रुचि की नाराजगी भी दूर हो जाती है और वह भी खुशी खुशी कैंडी खाने लगती है। दूसरी ओर राधिका, लिली और रघु यह नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वे जय का कोई दूसरा ही रूप देख रहे थे। हालांकि उन्हें जय से मिले ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन जब भी उन्होंने जय को देखा था तो वह हमेशा गंभीर रूप में ही रहता था, लेकिन यहाँ जय उन बच्चों के साथ बहुत खुश था और उनके साथ बहुत ही खुशी से खेल रहा था। तभी जय को भी उनका ख्याल आता है और सभी बच्चों से कहता है, हाँ तो बच्चा, पार्टी में तुम्हें अपने नए दोस्तों से मिलवाने वाला हूँ। तभी वह राधिका की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो प्रिंसेस रुचि ये है बड़ी वाली प्रिंसेस, प्रिंसेस राधिका, और उनके साथ खड़ी है उनकी बेस्ट फ्रेंड लिली। जय की बात सुनकर राधिका और लिली बच्चों की तरफ अपना हाथ हिलाती हैं। इसके बाद जय रघु की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह है आपका बड़ा भाई रघु। इसके बाद रघु भी उन बच्चों को देखने लगता है। रघु को पता नहीं क्यों, लेकिन इन बच्चों को देखकर खुशी का एहसास हो रहा था। वह इतनी खुशी किसी इंसान को मारने या उसे तड़पाने में भी महसूस नहीं करता था जितनी खुशी उसे इन बच्चों से मिल रही थी। वह मन ही मन जय का शुक्रगुजार था, क्योंकि उसकी वजह से ही रघु ने जिंदगी देखी थी, नहीं वह तो उस तालाब की गहराई पड़ा सालों और गुजरा देता। इसके बाद वे सभी उन बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। जय उस अनाथ आश्रम के मैनेजमेंट से उनकी ज़रूरतों को पूछने चला जाता है। तभी हम रुचि और राधिका को देखते हैं। वह राधिका से कहती है, क्या तुम्हें मेरा बड़ा भाई अच्छा लगता है? इस पर राधिका कहती है, कौन बड़ा भाई? ये सुनकर रुचि कहती है, अभी तुम जिसके साथ यहाँ आई हो वह बड़ा भाई, और कौन? ये सुनकर राधिका के कान लाल हो जाते हैं और वह हड़बड़ाते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? राधिका के लाल कानों को देखकर रुचि कहती है, मतलब तुम्हें मेरा भाई अच्छा नहीं लगता है? इस पर राधिका कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तभी रुचि बीच में बोलती है, मतलब अच्छा लगता है। राधिका इसके आगे कुछ और नहीं कहती और बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन राधिका जिसे बच्ची समझ रही थी वह तो बहुत ही समझदार निकली। वह कहती है, बात को घुमाओ मत, सच कहूँ मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मेरी तरफ से हाँ है, बस तुम हाँ बोल दो, बाकी जय भैया को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। इस पर राधिका कहती है, तुम अपनी उम्र से बहुत समझदार हो, लेकिन मेरे और जय के बीच ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम समझ रही हो। हमें मिले हुए भी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इस पर रुचि कहती है, ओफो, तुमने पहली नज़र के प्यार के बारे में नहीं सुना? अगर तुम मेरे भाई को पसंद नहीं करती तो तुम्हारे कान लाल क्यों हो रहे हैं? इस पर राधिका हड़बड़ाते हुए कहती है, कहाँ? तभी जय वहाँ पर आ जाता है और कहता है, चलो बच्चों अब बहुत हो गया खेलना, अब रात हो रही है, जाओ जाकर सो जाओ और अपने नए दोस्तों को भी सोने के लिए जाने दो। इस पर रुचि कहती है, लेकिन मुझे अभी बड़ी प्रिंसेस से और बातें करनी है। लेकिन जय उसे डांटने के अंदाज में कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, आज बड़ी प्रिंसेस ने लंबा सफ़र तय किया है, वे थक गई होंगी इसलिए उन्हें आराम करना है, अब तुम भी जाओ, जाकर सो जाओ। इस पर रुचि अपना मुंह फुलाते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले राधिका से कहती है, अगर तुम्हारी तरफ से हाँ होगी तो मैं हमेशा तैयार रहूँगी। और वह राधिका को आंख मारते हुए वहाँ से चली जाती है। जय ये सब देखकर राधिका से कहता है, वह बहुत शरारती है।
अगर उसने तुम्हें ज़्यादा परेशान किया हो तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। इस पर राधिका कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बहुत प्यारी बच्ची है। इसके बाद राधिका, लिली, रघु और जय वहाँ से जय के घर की ओर निकल जाते हैं। जय अपने घर पर पहुंचकर कहता है, हाँ तो दोस्तों, मेरे इस शानदार महल में आपका स्वागत है। वे सभी जय के घर को देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि जय का घर आसपास के घरों से काफ़ी ज़्यादा छोटा था। राधिका उससे पूछती है, तुम्हारा घर बाकी सबसे छोटा क्यों है? जय इसके जवाब में कुछ कहता इससे पहले आवाज़ आती है, क्योंकि यह हमारी फैमिली का कचरा जो है। इस पर सभी उस आवाज़ की तरफ मुड़कर देखने लगते हैं। जय देखता है कोई लड़का अपने साथ कुछ 4 या 5 गार्ड्स को लेकर उसकी तरफ आ रहा है। तो कौन है ये लड़का? क्या जय का एक और मुकाबला होगा? तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 17। हमने अब तक देखा कि जय और बाकी सभी मिंग सिटी में पूरे दिन घूमते हैं और फिर जय के साथ उसके घर आ जाते हैं। तभी जय का भाई ईशान वहां पर आ जाता है। वह आने के साथ ही जय को बेइज्जत करने की कोशिश करते हुए कहता है, क्यों मेरे नालायक भाई, मुझे उम्मीद नहीं कि तुम जिंदा वापस आ जाओगे। इस पर जय कहता है, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि यहाँ आते ही मेरा एक गधे के साथ पाला पड़ जाएगा। ये कहकर जय उसे नज़रअंदाज कर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ईशान गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गधा कहने की? इस पर जय कहता है, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे घर आने की। अब अगर तुम्हें पिछली बार का सबक याद है तो तुरंत मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना मुझे तुम्हें वही पुरानी यादें याद दिलाने में कोई परेशानी नहीं है। इस पर ईशान का गुस्सा और बढ़ने लगता है और वह जय को कहता है, कमीने में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके साथ ईशान जय की ओर उसे पंच मारने के लिए बढ़ने लगता है। वह अपनी नीले रंग की एनर्जी के साथ बहुत ही तेजी से जय की ओर बढ़ता है, लेकिन जय के लिए ये स्पीड अब बिल्कुल बच्चे की स्पीड जैसी थी। वह बड़ी आसानी से ईशान के हमले से बच जाता है और दूसरी ओर होते हुए कहता है, अरे मेरे प्यारे भाई, लगता है तुमने मेरी याद में प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तुम तो मुझे पिछली बार से भी कमज़ोर लग रहे हो। इस पर ईशान कहता है, तुम ज़्यादा इतरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूँगा। इस पर जय कहता है, मेरे भाई को मेरी कितनी फिक्र है, वह मुझे आते ही मजा चखाने की बात कर रहा है। लेकिन वो क्या है ना भाई, मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो इस बारे में कल बात करेंगे। और वह फिर से उसे नज़रअंदाज कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ईशान तो जैसे उसका पीछा न छोड़ने के इरादे से ही आया था। वह अपने गार्ड्स से कहता है, जाओ जाकर इसके हाथ पैर तोड़ दो, मुझे इसकी चीख सुनाई देनी चाहिए। ये सुनकर जय भी वहीं रुक जाता है और वह कहता है, एक बार और सोच लो, क्या तुम पक्का ये खेल खेलना चाहते हो? बाद में तुम चाहकर भी इस खेल से बाहर नहीं जा पाओगे। इस पर ईशान को लगता है कि शायद जय थोड़ा डर गया है। वह कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या? लेकिन अब डरने का क्या फ़ायदा, अब तो तुम्हारे हाथ पैर टूट कर ही रहेंगे। इसके बाद वह अपने गार्ड्स को इशारा कर देता है और उसके गार्ड्स जय को घेर लेते हैं। लेकिन जय के चेहरे पर डर का एक निशान नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर तो मुस्कान थी। वह मुस्कुराते हुए कहता है, ईशान तो सुनने वाला है नहीं, लेकिन मैं आखिरी बार तुम सबसे कहता हूँ, अगर तुम सबके हाथ या पैर टूट गए तो मेरी फैमिली तुम सबके इलाज का खर्चा नहीं उठाएगी, और तो और तुम सबको फैमिली से निकाल भी दिया जाएगा। ये सुन ईशान तुरंत चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब चिंता मत करो, बस इसके हाथ पैर तोड़ दो, आगे का मामला मैं संभाल लूँगा। इस पर जय कहता है, तो फिर ठीक है। तभी ईशान के गार्ड्स जय पर हमला कर देते हैं। वे उस पर चारों ओर से हमला करते हैं, लेकिन जय तो पानी की तरह उनसे बचता जा रहा था। उनमें से कोई जय की गति के साथ मिलान नहीं कर पा रहा था। वे सभी उस पर हमला कर रहे थे, तो जय कभी इस ओर से तो कभी उस ओर से उनसे बचता जा रहा था। तभी जय उन पर हमला करता है। वह केवल 1 मिनट के अंदर उन पर लगभग 100 से ज़्यादा मुक्के और लात चला देता है। कुछ समय के बाद ही वे सभी गार्ड जमीन पर पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। उनमें से कोई अपने हाथ को पकड़कर तो कोई अपने पैर को पकड़कर जमीन पर पड़ा रो रहा था। तभी जय ईशान को देखता है, जिसकी हालत ये सब देखकर बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसी हो गई थी। जय उसे देखकर कहता है, तुम्हारे ये गार्ड्स तो मेरा कुछ नहीं कर पाए, अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। ये सुनते ही ईशान का डर बिल्कुल गायब हो जाता है और वह गुस्से का रूप ले लेता है, क्योंकि उसकी नज़र में तो जय बिना किसी कल्टीवेशन का एक कचरा था, जिसे कोई भी सामान्य कल्टीवेटर हरा सकता था। लेकिन वह अभी जो देख रहा था वह उसकी उम्मीद के बिल्कुल बाहर था। तभी वह कहता है, हाँ तो क्या हुआ जो तुमने इन सब को हरा दिया? ये सब तो बस मामूली गार्ड्स हैं। तुम्हें शायद पता नहीं है कि पिछले हफ्ते ही मैंने फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें लेवल का ब्रेक थ्रू किया है। ये सुनकर जय हंसता है और कहता है, तुम चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ, लेकिन तुम जब भी मुझसे भिड़ने की कोशिश करोगे तो नतीजा वही होगा जो पिछली बार हुआ था। ये सुनकर ईशान गुस्से से जय पर अपने पंच से हमला कर देता है, लेकिन जय उसके पंच को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वह उससे कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, इसलिए ये सब रोक दो, वरना ये सब तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। लेकिन ईशान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वह उस पर एक तकनीक जिसका नाम दी 1000 पंचेस से हमला कर देता है। यह एक फर्स्ट क्लास की मीडियम लेवल की तकनीक थी, लेकिन जय केवल अपने पंच की स्पीड से ही उसके इस हमले को नाकाम कर देता है।
ये देखकर ईशान दंग रह जाता है, लेकिन तभी जय तुरंत उसके करीब आता है और उसे उसके मुंह से पकड़कर दीवार में दे देता है और वह उस पर अगला हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, रुक जाओ जय। किसकी थी यह आवाज़? तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 18। अभी तक हमने देखा कि ईशान जय को परेशान करने उसके घर आ गया था, जहां पर ईशान और उसके गार्ड्स के साथ जय की लड़ाई हुई, जिसमें जय ने बड़ी आसानी से उन सबको हरा दिया। जय जब ईशान को एक जोरदार मुक्का मारने ही वाला होता है, तभी उसे एक आवाज़ आती है, रुक जाओ जय। यह आवाज़ सुनकर जय पहचान जाता है कि कौन है। ये उसके तीसरे चाचा राजवीर सिंह थे और ईशान के पिता थे। जय उस तरफ देखकर कहता है, रवि चाचा को मेरा प्रणाम। इस पर राजवीर उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है और जय तुम अपने भाई को क्यों मार रहे हो? इसका जवाब देते हुए जय कहता है, लेकिन चाचा जी शुरुआत तो इसने की थी, पहले ये मेरे पास आया था और इसने अपने गार्ड्स को मुझ पर हमला करने के लिए भी कहा। इस पर राजवीर सिंह कहता है, ठीक है, अभी जो हुआ भूल जाओ और उसे जाने दो, आखिर वो तुम्हारा भाई ही तो है। इस पर जय कहता है, भाई होने के नाते मैंने उसे पहले ही मौका दिया था, अगर मैं कमज़ोर होता तो क्या ये मुझे मौका देता? ये सुनकर राजवीर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? मैं मानता हूँ कि उससे गलती हो गई, लेकिन अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? इस पर जय कहता है, अगर आप इसे बचाना ही चाहते हैं तो इसे कहिए कि मुझसे माफ़ी मांगे तो शायद मैं इसे छोड़ दूँ। लेकिन ये सुनते ही ईशान का पारा चढ़ जाता है और वह गुस्से में कहता है, क्या कहा मैं माफ़ी मांगूँ, और वो भी तुमसे, तुम जैसे कचरे से? जय ईशान की यह बात सुनकर कहता है, ओहो, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, और यह कहकर वह उसके पेट में एक मुक्का मार देता है। वह आगे अपने चाचा राजवीर से कहता है, मैं पिछले 2 महीने से यहाँ नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है कि तुमने क्या क्या किया है, लेकिन आज तुम्हें अपने सारे किए की भरपाई करनी होगी। और यह कहकर जय आवाज़ देता है, रोशनी और रामू काका जल्दी यहाँ आइए। यह आवाज़ सुनकर एक औरत और एक बूढ़ा आदमी उसके घर के बाहर आ जाते हैं। ये दोनों जय के घर में काम करते थे और जय की इज्जत भी करते थे। वे मानते हैं कि जय एक अच्छा लड़का है, भले ही वह एक ताकतवर इंसान नहीं बन सकता, लेकिन वह बहुत ही समझदार इंसान बनेगा। और पूरी सिंह फैमिली में केवल यही 2 नौकर जय के घर काम करने आते हैं। लेकिन जब जय यहाँ नहीं था तो ईशान ने इन्हें बहुत परेशान किया था, इसलिए जय ईशान से कहता है, माफ़ी मांगो इन दोनों से। इस पर ईशान कहता है, मैं इन 2 कोड़ी के नौकरों से कभी माफ़ी नहीं मांगने वाला। ये सुनते ही जय ईशान के पेट में जोरदार लात मारता है। ये देखकर राजवीर सिंह भी गुस्से में जय से कहता है, जय अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो, मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। ये सुनकर जय कहता है, चाचा जी ये मेरा और ईशान का मामला है, अगर आपने इसे सही से सिखाया होता कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं तो शायद ये दिन भी नहीं आता, लेकिन अब इसे माफ़ी मांगनी ही होगी। ये सुनने के बाद जय के चाचा राजवीर सिंह का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह जय पर अपनी एनर्जी के साथ हमला कर देता है। ये हमला बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि जय के चाचा धर्म लेवल पर थे, लेकिन तभी कहीं से एक एनर्जी बॉल आती है और उस हमले को रोक देती है। ये एनर्जी बॉल जय के चौथे चाचा रवि सिंह थे। वह कहते हैं, राजवीर तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बेटे जैसे लड़के पर हमला करते हुए? ये सुनकर राजवीर कहता है, मैं तो बस एक बिगड़े हुए बच्चे को सुधारने की कोशिश कर रहा था, क्या अब मुझे इतना भी हक नहीं है? ये सुनकर रवि कहता है, यहाँ पर कौन बिगड़ा बच्चा है और कौन सुधरा बच्चा ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो, और मैं भी। रही बात सुधारने की, तो किसी को सिखाने के लिए इतना ताकतवर हमला नहीं करते। ये सुनकर राजवीर कहता है, तो तुम ही उससे ये क्यों नहीं कह देते कि मेरे बच्चे को छोड़ दे? इस पर रवि कहता है, देखो गलती तुम्हारे बच्चे की है और इस कांड में शुरुआत तुम्हारे बच्चे ने की थी, तो उसे माफ़ी तो मांगनी ही होगी। और अगर तुम सबूत की बात करो तो ये तीनों जो जय के पीछे खड़े हैं, इन लोगों ने अपनी आंखों से सब देखा होगा। ये तुम्हें अभी सब कुछ बता देंगे कि यहाँ क्या हुआ। ये सुनकर राजवीर अपनी दांत भींचने लगता है और कहता है, तुम ज़्यादा उड़ो मत, हाँ तो क्या गलती मेरे बेटे की थी, इस पर क्या वह नौकरों से माफ़ी मांगेगा? ये सुनकर रोशनी और रामू काका भी जय से कहते हैं, छोटे साहब रहने दीजिए हमें किसी पर माफ़ी। इससे आगे वे कुछ कहते इससे पहले ही जय कहता है, नहीं रोशनी बहन और रामू काका, इसने आपको परेशान किया है, इसलिए इसे माफ़ी तो माननी ही होगी। इसके बाद वह उसके हाथ की उंगली पकड़कर उसके जरिए अपनी फ्लेम उसकी नसों में घुमाने लगता है, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था। वह इसे बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था, लेकिन बाकी सबको वह फ्लेम नहीं दिख रही थी। वे सब सोच रहे थे कि जय ये कर क्या रहा है कि ईशान इस तरह चीख रहा है। दूसरी ओर अपने बेटे की चीख सुनकर राजवीर का गुस्सा भी बढ़ने लगता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। तभी सभी को ईशान की दर्द भरी आवाज़ आती है, मैं तैयार हूँ माफ़ी मांगने के लिए। जय ये सुनकर कहता है, क्या कहा तुमने, कुछ साफ सुनाई नहीं दिया? इस पर ईशान फिर से कहता है, मैं तैयार हूँ माफ़ी मांगने के लिए। ये सुनकर जय ईशान का हाथ छोड़ देता है। ईशान तुरंत माफ़ी मांगता है। फिर उसके पिता उसे वहाँ से ले जाते हैं और जाते जाते जय से कहते हैं, मैं इसे याद रखूँगा। जय भी उन्हें देखकर मुस्करा देता है। तो किस तरह बदला लेगा राजवीर? क्या होगा जय का आगे?
तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 19। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जय की ईशान के साथ बहस हो गई थी, जिसमें जय के तीसरे चाचा भी वहां आ गए थे और वह जय पर हमला करना चाहते थे, लेकिन जय के चौथे चाचा रवि वहां पर आकर उसे बचा लेते हैं और जय ईशान को माफी मांगने पर मजबूर कर देता है, फिर वह उसे छोड़ देता है। इसके बाद जय के चाचा रवि उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं तुमने कुछ ज्यादा ही रहम दिखाया। इस पर जय कहता है छोड़ो चाचा जी, आखिर भाई ही तो है, बस थोड़ा बिगड़ गया है। इस पर रवि कहता है तुम इस मामले को शायद समझ नहीं रहे हो, तुम पर जो हमला हुआ उसमें शायद ईशान और उसके पिता का हाथ है। इस पर जय कहता है लेकिन वो मुझ पर हमला क्यों करेंगे। ये सुनकर रवि मुस्कुराता है और कहता है ये दुनिया तुमने अभी तक देखी नहीं जय, लेकिन छोड़ो ये सब, क्या तुम अपनी नई दोस्त और इन बाकी दोस्तों से नहीं मिलवाओगे। ये सुनकर जय अपनी गलती समझता है और कहता है माफ़ कीजिए चाचा जी, इस सब के चक्कर में भूल ही गया। इसके बाद वह राधिका, लिली और रघु को अपने चाचा रवि से मिलवाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रघु तो एक बीस्ट है, तो अभी तक कोई भी उसके कल्टीवेशन को देखकर हैरान क्यों नहीं हुआ। तो इसका जवाब है कि जय ने अपनी तकनीक की मदद से रघु के कल्टीवेशन को छुपा दिया है। जय उन सबको अपने चाचा रवि से मिलवाने के बाद उन्हें घर में ले जाता है, जहां पर वह उन तीनों के लिए कमरे तैयार करवाता है और रामू काका और रोशनी बहन के साथ मिलकर वह पिछले 2 महीने से छूट चुके बाकी सारे काम करता है। राधिका जब से इस शहर में आई थी वह जय को देखकर हैरान थी, क्योंकि जय का सम्मान सभी लोग एक राजा की तरह करते थे, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे उतनी इज्जत नहीं दी थी। और तो और एक फैमिली का वारिस होकर भी वह एक आम आदमी की तरह रह रहा था। वह उसकी इस सादगी से प्रभावित हो जाती है। इसके बाद जय रोशनी बहन और रामू काका को 2 दिन की छुट्टी दे देता है, क्योंकि वे लगातार 2 महीने से उसके घर का ध्यान रख रहे होते हैं। वह फिर अपने हाथों से भोजन बनाता और सभी को खाना खाने के लिए बुला लेता है और उनसे खाना खाने की बोल देता है। वे सभी खाना खाने बैठ जाते हैं और जैसे ही वे सभी खाने का एक निवाला मुंह में लेते हैं वे उसके स्वाद में खो जाते हैं। तभी उन सभी को जय की आवाज़ आती, वह उनसे पूछता है क्या हुआ, खाना ठीक ठाक तो बना है ना। इस पर रघु उछलते हुए कहता है ठीक ठाक, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया, तुम्हें तो बावर्चियों का भगवान मान लेना चाहिए। उन दोनों लड़कियों के भी यही हाल थे। अपनी तारीफ सुनकर जय थोड़ा मुस्कुराता है और वह भी खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वे सभी सोने के लिए चले जाते हैं और जय प्रैक्टिस करने लगता है। वह अपने लेवल को स्थिर करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि हर लेवल के बढ़ने के साथ ही शरीर में खतरनाक ऊर्जा बहने लगती है, जिसे स्थिर करना आवश्यक होता है, नहीं तो यह उस ऊर्जा को उपयोग करने वाले शरीर को नुकसान पहुँचा सकती है। जय करीब 2 घंटे तक प्रैक्टिस करता है और उसके बाद वह गॉडफादर द्वारा दी गई किताबों को पढ़ने लगता है। वह 1 घंटे तक किताबों को पढ़ता है और फिर सो जाता है। जय काफ़ी समय बाद अपने बिस्तर पर सोया था, इसलिए उसे बहुत ही गहरी नींद आ जाती है और उसकी आंख सुबह के करीब 9 बजे खुलती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसके दादाजी उसके सामने ही खड़े हैं। वह तुरंत उठ जाता है। उसे उठता हुआ देखकर जय के दादाजी कहते हैं उठ कहे साहबजादे, तो अब क्या आप अपने 2 महीनों की कहानी बताने की कृपा करेंगे। इस पर जय कहता है दादाजी मैंने आपको बता तो दिया कि क्या हुआ था। इस पर दादाजी कहते हैं क्या तुमने जो कहा था वह सच था, तो मुझे ये बताओ तुम्हारा लेवल क्या पहुंच गया है, क्योंकि मैं इसे देख नहीं पा रहा हूँ। इस पर जय दादाजी को अपनी एनर्जी को दिखाता है और कहता है देखिए दादाजी। दादाजी जय का कल्टीवेशन लेवल देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं तुम 2 महीने में 9वें लेवल तक पहुंच गए। इस पर जय कहता है हाँ दादाजी, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि मैं सभी को आने वाला कंपटीशन में अचंभे में डाल दूंगा। इस पर दादाजी कहते हैं ठीक है, वैसे अब मेरी एक चिंता खत्म हुई, आखिर तुम अब कल्टीवेशन कर सकते हो। तभी जय बोलता है वैसे दादाजी मेरे पास आपकी चोट को ठीक करने का उपाय है। ये सुनकर दादाजी समझते हैं कि जय बस उन्हें सहानुभूति दे रहा है और कहते हैं तुम मेरी चिंता मत करो, अब बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। तभी जय कहता है सच में दादाजी, मुझे जो एक्सपर्ट मिले थे वे एक एल्केमिस्ट थे, जिसकी वजह से मैं भी अब एक एल्केमिस्ट हूँ और मुझे आपकी चोट का इलाज पता है। इस पर दादाजी उसे घूरते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में एक एल्केमिस्ट बन गए हो। इस पर जय दादाजी के सवालों से परेशान होते हुए कहता है उफो दादाजी आप कितने सवाल पूछते हैं, अभी मुझे अपना हाथ दीजिए। ये सुनकर दादाजी जय की तरफ अपना हाथ कर देते हैं। जय उनके हाथ की नब्ज को पकड़कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति दादाजी के शरीर में घुमाने लगता है। वह उस चोट की जड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से जय के दादाजी अपनी एनर्जी को उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन तभी वह एक झटके के साथ अपनी आंखों को खोलता है। तो क्या हुआ जय के दादाजी को, क्या जय ठीक कर पाएगा दादाजी को। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 20। हमने अभी तक पढ़ा कि जय दादाजी के शरीर में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को घुमाने लगता है। ये शक्ति दादाजी के शरीर के हर हिस्से से होकर गुजरने लगती है। ये नसों से होती हुई दिल के पास पहुंचती है। तभी जय देखता है कि दादाजी के दिल में काले रंग की कोई चीज़ है जो उनकी एनर्जी को उनके शरीर में प्रवाहित होने से रोकती है। इसके साथ जब भी अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे तो ये काले रंग जैसी चीज़ उनके शरीर में प्रवाहित होने वाले रक्त को भी प्रभावित करती है।
जय समझ जाता है और अचानक अपनी आंखों को खोलता है। जय को अचानक से आंखें खोलता देखकर दादाजी कहते हैं, क्या हुआ जय, कुछ मिला क्या? इस पर जय हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, दादाजी आपको शरीर ब्लैक हॉट पॉइजन है जो आपकी एनर्जी को शील कर रहा है। इस पर दादाजी कहते हैं, क्या ब्लैक हॉट पॉइजन? तुमने कुछ गलत देख लिया होगा, ये तो एक फाइट के बाद की चोट है। इस पर जय कहता है, दादाजी क्या आप मुझे उस फाइट के बारे में बता सकते हैं? ये सुनकर दादाजी कहते हैं, हाँ। और वे आगे कहते हैं, ये बात तब की जब तुम 11 साल के थे, तब हमारी फैमिली पर रॉय फैमिली ने हमला कर दिया था। तब मेरी फाइट रॉय फैमिली के लीडर से हुई थी। मैंने उस फाइट में रॉय फैमिली के लीडर को मार दिया था, लेकिन उसने मरने से पहले मुझ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे ये चोट लगी थी। ये सुनकर जय दादाजी से पूछता है, क्या वह तकनीक एक काले रंग की तकनीक थी? इस पर दादाजी हैरान होते हुए कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर जय कहता है, दादाजी वो कोई टेक्निक नहीं बल्कि ब्लैक हॉट पॉइजन था। ये सुनकर जय के दादाजी को गुस्सा आने लगता है। वे कहते हैं, उस बूढ़े में इतनी भी शर्म नहीं थी कि फाइट के बीच पॉइजन का इस्तेमाल न करे। तभी जय कहता है, दादाजी मैं इस पॉइजन को ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर दादाजी भी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक, लेकिन अपने आप पर ज़्यादा दबाव मत देना, अगर तुमसे ना हो पाए तो छोड़ देना। ये सुनकर जय कहता है, ठीक है दादाजी, अभी आप पालती मारकर बैठ जाए। जय की बात सुनकर दादाजी पालती मारकर बैठ जाते हैं। तभी जय उनके पीछे बैठता है और अपनी फ्लेम अपने हाथ में निकालकर उसे दादाजी के शरीर में डाल देता है। इस प्रोसेस में दादाजी को बहुत दर्द होगा, ये जय ने उन्हें पहले ही बता दिया था। अब वह अपनी फ्लेम को दादाजी के शरीर में इधर उधर घुमाने लगता है और उस पॉइजन को हटाने की कोशिश करने लगता है। वह सोच रहा होता है, अच्छा ये ब्लैक हॉट पॉइजन बहुत ही लो लेवल का है, वरना इसे हटाने के लिए मुझे स्काई फायर चाहिए होती। तभी उसके माइंड स्पेस से आवाज़ आती है, क्या कर रहे हो जय? किसी भी पॉइजन को हटाते समय तुम्हारा पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो वह पॉइजन तुम्हें भी अपनी चपेट में ले सकता है। ये सुनकर जय अपनी गलती समझ जाता है और कहता है, माफ़ कीजिए गॉडफादर। इसके बाद वह अपना पूरा ध्यान अपने दादाजी के शरीर में अपनी फ्लेम पर देने लगता है। करीब 2 घंटे तक यही प्रोसेस चलने के बाद वह पॉइजन धीरे धीरे हटने लगता है और करीब 1 घंटे के बाद वह पॉइजन पूरी तरह हट जाता है। इसके बाद जय अपनी फ्लेम को वापस ले लेता है और फिर दादाजी से कहता है, दादाजी अब अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करके देखिए। ये सुनकर दादाजी ऐसा ही करते हैं और वे अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करने लगते हैं। वे देखते हैं कि अब उन्हें अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और वे खुश होकर कहते हैं, जय क्या पॉइजन सच में हट गया? और वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे पूरा यकीन था कि तुम एक न एक दिन बहुत ही लायक बनोगे, तुम्हारे पिता बिल्कुल सही थे, तुम ही इस परिवार की उम्मीद हो। ये सुनते ही जय को अपने सपनों की याद आ जाती है और वह तुरंत कहता है, दादाजी मुझे अपने माता पिता के बारे में आपसे एक कुछ पूछना था। ये सुनकर जय के दादाजी दिग्विजय सिंह भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। ये परेशानी ऐसी थी कि उनसे कुछ ऐसा निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए था। जय भी ये देख लेता है और कहता है, दादाजी आप बताएंगे ना? तभी दादाजी कहते हैं, जय बेटा ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना है, लेकिन अभी इन सब के लिए सही वक्त नहीं आया है। इस पर जय कहता है, सही वक्त? दादाजी मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सही वक्त कब आएगा? इस पर दादाजी कहते हैं, बहुत ही जल्द वह वक्त आ जाएगा, लेकिन अभी तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो और अधिक ताकतवर बनो, तुम्हें इस साल के कंपटीशन में जीतना है। इस पर जय कहता है, मैं पक्का जीतूंगा दादाजी। इसके बाद दादाजी उसे कहते हैं, तुमने अब प्रैक्टिस को शुरू कर दी तो आज हमारे फैमिली के मार्शल आर्ट्स हाउस से अपने लिए टेक्निक ले आना। ये सुन जय कहता है, ठीक है दादाजी मैं ले आऊँगा। जय दूसरी ओर यह भी सोच रहा होता है, आखिर दादाजी उसे उसके माता पिता के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। जब दादाजी वहाँ से जाने लगते हैं तभी जय उन्हें रोक कर कहता है, दादाजी रुकिए। ये सुन दादाजी वहीं रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ जय? दादाजी अब आप ठीक हो गए, लेकिन इस बारे में किसी को बताना मत, इस बार के कंपटीशन में कई लोगों के लिए बहुत से तोहफे देने हैं इसलिए। दादाजी भी उसका इशारा समझते हुए कहते हैं, लगता है कि अब तुम सच में बड़े हो गए। और वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर जय भी कुछ सोचकर मार्शल आर्ट्स हाउस के लिए निकल जाता है। तो आखिर क्यों नहीं बता रहे दादाजी जय को उसके माता पिता के बारे में? तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।